हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के स्टूडेंट मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन 25 तक डिस्कस कर लिया था। ये पार्ट 2 है। हम लोग पार्ट 2 में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ कुछ सोर्स दिए गए जब लोगों को पढ़ना होगा, और मैं ऐसे नहीं पढ़ता हूँ। हम लोग सीधा आंसर्स को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 26 के फर्स्ट में पूछा गया है, व्हाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का क्यों ऐसा जरूरत है, हम लोगों को क्यों ऐसा कहा जाता है कि हम लोगों को वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो होगा स्टूडेंट्स वो ये होगा कि हमारा वाइल्ड लाइफ बहुत ही ज़्यादा सफ़र करता है डिफोरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन के कारण। दूसरा कारण कि वो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तीसरा कारण वो अपने नेचुरल हैबिटेट को भी लॉस्ट करते हैं। ओके, जिसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चारों ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए गए हैं दोनों चारों सही है। ओके, 26 का 2 में कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन द लाइट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। बहुत सारे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो वाइल्ड लाइफ को लेकर के बिल्कुल सही कहा गया है। तो पहला, हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स हैव बीन बैन। हाँ, इंडिया में हंटिंग और पोचिंग बिल्कुल बैन किया गया है। सेकंड, किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज अ पनिशेबल ऑफेंस। यदि कोई वाइल्ड लाइफ को मारता है तो पनिशेबल ऑफेंस होगा। हाँ, ये भी है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया, नेशनल पार्क्स हैव बीन सेटअप। नेशनल पार्क्स को सेटअप किया गया, ये भी है। और तीनों पॉइंट्स ए बी सी तो बिल्कुल सही। डी देख लेते हैं एक बार। डी में कहा कि विजिटर्स आर अलाउड टू यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ नेशनल पार्क्स। अब नेशनल पार्क के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या विजिटर्स यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोला था यूज कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी वाला स्टेटमेंट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी तीनों सही, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। 26 का थर्ड यहाँ पे कहा गया है, वाइल्ड लाइफ इज एसेंशियल टू। वाइल्ड लाइफ क्यों एसेंशियल है, तो वाइल्ड लाइफ एसेंशियल है ताकि हम लोग अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को अच्छे से मेंटेन कर सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ओके, यहाँ पे हिंदी में दिया गया है तो इंग्लिश होगी, तो हिंदी क्या करना। अब लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, यहाँ पे भी आप लोगों को एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ही दिया गया। 27 का 1 की जिन लोग बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, महलवारी सिस्टम का कोई एक फीचर बताना है। एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझना होगा सारे ऑप्शंस को, उसके बाद ही आप लोग टिक कीजिए। तो सबसे पहले में कहा गया है, कंपनी जो है क्लेम नहीं कर सकती है इंक्रीज इनकम पर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट कहा गया है कि सिस्टम एक इस्टेब्लिश किया गया था ताकि गवर्नमेंट और कल्टिवेटर्स के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाया जा सके। ऐसा भी नहीं हुआ था, सेटलमेंट सब कुछ नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, विलेज कम्युनिटीज या फिर कमिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन। ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही, कि विलेज कम्युनिटीज जो है वो टैक्स कलेक्शन के रिस्पॉन्सिबल थे। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। मैं टिक कर देता हूँ, आप लोग टिक कर लीजिएगा अपने बुक में। आप लोग कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना मार्क्स आने वाला है। ओके, 70+ किसका आ रहा है, उसका नीचे आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैड द ट्राइबल्स टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। देखिए, लिवलीहुड के सर्च में ट्राइबल्स को क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ रहा था। ओके, ऐसा क्यों हो रहा था कि एक ट्राइबल इधर जा रहा है तो दूसरा ट्राइबल इधर आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा था। तो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ट्राइबल्स अपने पावर को बिल्कुल लॉस्ट कर चुके थे एंड फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर होना चाहिए वो होता है ऑप्शन नंबर सी, फॉरेस्ट को जो है वो स्टेट का प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड जब फॉरेस्ट जो है स्टेट प्रॉपर्टी हो गया, इसका मतलब स्टेट पर उसका हक चलेगा, सॉरी स्टेट का उस पर हक चलेगा। जब हक उसका चलेगा तो कोई भी थोड़ी चाहेगा कि ट्राइबल्स लोग उसके अंदर रहे, क्योंकि वो रहेंगे उसका एक्सप्लॉइट करेंगे, वहाँ की चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो क्यों उसे यूज़ करने दिया जाए, इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे यहाँ से भगाया जाए। तो फॉरेस्ट को जब स्टेट प्रॉपर्टी कर दिया गया डिक्लेयर, तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ा, जाना पड़ा कि वो लोग अब अपने लिवलीहुड को सर्च कर पाएँ, खोज पाएँ, कहाँ वो रहना है, अपना एक नया घर वो खोज पाएँ। क्योंकि आदिवासी लोगों के लिए पहले क्या होता था कि ट्राइबल्स लोगों के लिए उनका फॉरेस्ट, उनका जंगल ही उनका घर हुआ करता था। बट अब ब्रिटिशर्स आकर छीन जा तो उनसे सब कुछ। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर सी होता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स 27 का थर्ड, यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो लार्जेस्ट प्लांटेशन इंडस्ट्री बन जाता है ब्रिटिशर्स के अंडर में। तो इसका सही जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, टी जो है वो बिल्कुल सही होगा इसका आंसर, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लांटेशन इंडस्ट्री बन जाता है ब्रिटिशर्स के टाइम पर। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। एंड यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन इससे दिया गया है कि इनमें से कौन सा लिस्ट जो है वो व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक के कामों पर नजर रखे रहता है। तो इसका इंश्योरेंस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनियन लिस्ट। ओके, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो मेनली नजर रखती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है कि वो
व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर भी नज़र रखें। अब देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किस में जो है एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया गया है। ओके, एग्रीकल्चर को किस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है उसे स्टेट लिस्ट में ऐड किया गया है। ओके, जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है उसे स्टेट लिस्ट में ऐड किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या दिया गया है। आगे दिया गया विच ऑफ द लिस्ट पार्लियामेंट एज स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज। इनमें से कौन सा लिस्ट जो है वो पार्लियामेंट भी लॉज बना सकता है, उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा कंकरेंट लिस्ट, जिसमें पार्लियामेंट भी बना सकता है लॉज और उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हिंदी में दिया गया, हिंदी में पढ़ के आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो मल्टी पर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या थे, 2 एडवांटेजेस लिखने हैं, 2 डिसएडवांटेजेस। देखिए मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स क्या थे। मल्टीपर्पस आप लोगों को नाम से समझना है कि मल्टीपर्पस एक साथ बहुत सारे काम करने वाले चीज़ों को हम लोग मल्टीपर्पस बोल सकते हैं और इन्हें पूरे वर्ल्ड में डेवलप किया गया था ताकि हम लोग वाटर को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके। ओके, और ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक सेम टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि एक डैम या फिर बहुत सारे डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है रिवर्स के अक्रॉस में ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके। एंड जो स्टोर वाटर है डिफरेंट पर्पसेस, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज लाया जाता है, फोरेस्टेशन किया जाता है, उसके साथ साथ फ्लड को कंट्रोल करने में, उसके साथ साथ नेविगेशन करने में, एंड नेक्स्ट बात इरिगेशन करने में, इन सारी चीज़ों में इस वाटर को, इस पानी को काम में लाया जाता है। ओके, अब यदि नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात को जानते होंगे क्या एडवांटेजेस होंगे इसके, क्या डिसएडवांटेजेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग एडवांटेजेस की बात करें तो फ्लड कंट्रोल ये सब हो जाता है। ओके, एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या आता है कि रिवर वाटर जो डाइवर्ट हो जाता है, पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो जाता है, उसके साथ साथ एक्वाटिक लाइफ इफेक्ट हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है। इतने सारे इफेक्ट्स आपको 2 लिखने थे इसमें। ओके, आप देखते 30 में क्या कहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉटन एंड जूट क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया था कि कॉटन और जूट पे आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना था, किस किस बेसिस पे, सॉइल टाइप पे, टेम्परेचर, रेनफॉल, एरियाज इन द वर्ल्ड, एरियाज इन द इंडिया। देखिए सॉइल टाइप की जब लोग बात करें स्टूडेंट्स तो सबसे पहले क्या दिया है, कॉटन। तो हम लोग सभी जानते हैं कि कॉटन को कैसे सॉइल की आवश्यकता होती है, कॉटन को ब्लैक सॉइल की आवश्यकता होती है। तो कॉटन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉटन के लिए यहाँ पे हो जाएगा ब्लैक सॉइल। ओके, एंड नेक्स्ट यदि जूट की बात करें तो जूट जो है मेनली अच्छे तरीके से उगता है एलुवियल सॉइल में। तो पहले डिफरेंशिएशन ये हो गया। उसके बाद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की बात करें तो 30 to 40 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है किसे, कॉटन को। एंड नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर जो जूट है उसे 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यदि रेनफॉल की हम लोग बात करें तो रेनफॉल जो है वो 60 से 100 होगा तो कॉटन अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ओके, एंड यहाँ पर यदि हम लोग इसकी बात करें जूट की, 150 सेंटीमीटर रेनफॉल ऊपर होना चाहिए, यानी 150 सेंटीमीटर से रेनफॉल हमेशा ऊपर होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना था। यदि आपने इस बेसिस पर डिफरेंशिएशन किया है तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। एंड इसमें और भी दिया गया था, तो जिन्होंने ये नहीं किया होगा वो नीचे वाले अच्छे से करके गए होंगे। एंड जो भी ये करके गए होंगे स्टूडेंट्स उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, अगला क्वेश्चन दिया गया एरियाज इन द वर्ल्ड में कौन कौन से एरियाज है। तो कॉटन के लिए चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, पाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। एंड यदि हम लोग एरियाज इन वर्ल्ड बात करें जूट की तो यहाँ पे हो जाता है इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, उसके साथ साथ म्यांमार, ब्राज़ील। एंड यदि हम लोग एरियाज इन इंडिया की बात करें, इंडिया में जो जूट की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन मेनली वेस्ट बंगाल एरिया, असम, मेघालय, ओडिशा हो गए ये जूट के लिए। एंड कॉटन में कौन कौन से हो जाएंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, ओके, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सारे हो जाएंगे कॉटन में। अब देखिए नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएशन ही करना, बट यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। ओके, ये एग्रीकल्चर चैप्टर से और दिया गया, मेरे को पहले भी कहा था कि आप लोगों को एक ही चैप्टर से और दिया जाता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, अब क्वेश्चन में आप लोगों को कहा गया कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और एक और एग्रीकल्चर यहाँ पे आप लोगों को एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, इन दोनों के बीच में आप लोगों को अच्छे तरीके से डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो किन किन बेसिस पे, साइज ऑफ द फार्म। तो साइज ऑफ द फार्म क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग सभी जानते हैं कि जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे साइज ऑफ फार्म क्या होता है, स्मॉल होता है। एंड यदि हम लोग एक्सटेंसिव की बात करें तो लार्ज स्केल में किया जाता है, बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स होते हैं। ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंटेंसिव
सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं किया जाता है एंड यहाँ पर कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट होता है जो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। ओके, और जो नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पे दिया गया लेबर। ये देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड यदि लोग एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे लेबर का कम यूज़ किया जाता है। यदि हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर यील्ड की, तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन तो लार्ज होता है बट हेक्टेयर पर यील्ड की बात की जाए, पर हेक्टेयर यील्ड की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कम होता है। ओके, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना था। ओके, इंटेंसिव के कंटेक्स्ट में चीज़ें अलग हो जाएगी। उसके बाद मैकेनाइजेशन, तो मैकेनाइजेशन की यदि हम लोग बात करें तो मैकेनाइजेशन से क्या हुआ है कि सीड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में, जिसके चलते इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और यहाँ पे जब मैकेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर पहले तो ये बहुत अच्छा ऐसे भी था एंड यहाँ पर यदि मैकेनाइजेशन की हम लोग बात करें तो मैकेनाइजेशन करने से यहाँ पर फ़ायदा हुआ भी है नहीं भी हुआ है, क्योंकि ये पहले से बहुत अच्छा था। उसके बाद जब मैकेनाइजेशन और किया गया इस चीज़ पर, मॉडर्न मशीन्स का यूज़ किया गया, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्टिविटी मिला हम लोगों को वो और ज़्यादा मिलने लगा। ओके, तो ये आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं पूरा मार्क्स मिल जाता। आगे दिया गया देखते हैं, आगे क्या दिया गया, एक्सप्लेन 5 सोशल रिलीजियस कॉजेज ऑफ 1857 एंड मैंने को कहा था स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में कि ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में एंड देखिए क्वेश्चन हाजिर आपके एग्जामिनेशन में। ओके, बिल्कुल हाजिर हो गया। 5 सोशल रिलीजियस कॉजेज बताने हैं, तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आया है ये क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन में आपको क्या लिखना था कि हिंदूज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था। ओके, उसके साथ साथ हिंदू का प्रॉपर्टी छीना जा रहा था और बोला जा रहा था कि जब तक तुम क्रिश्चियन नहीं बनोगे तो मेरी प्रॉपर्टी वापस नहीं दिया जाएगा। हिंदू का एंसेस्टर प्रॉपर्टी पूर्वजों का प्रॉपर्टी था उसे भी ले लिया जा रहा था। हिंदू को कोई पढ़ाया नहीं जा रहा था। ओके, लोगों के मन में डर बनाया जा रहा था कि वो अपने कास्ट को लूज़ कर देंगे। इंडियंस को कभी भी फर्स्ट क्लास ट्रेन में कभी भी ट्रैवल नहीं करने दिया जाता। उसके साथ साथ जो कंजर्वेटिव इंडियंस होते थे उन्हें वेस्टर्न कल्चर ये सब उस पर थोपा जाता था। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को इस प्रकार से लिखना था यहाँ पर। ओके, तो आप लोगों को सोशल रिलीजियस कॉजेज में मुस्लिम्स के बारे में थोड़ी चीज़ें यहाँ पे लिखनी थी। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया स्टेप्स यानी हाईलाइटेड 5 स्टेप्स टेकन बाय इंडियन टू पार्टिसिपेट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आप लोगों को 5 स्टेप्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से 5 स्टेप्स जो है इंडियंस की तरह लिए गए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें, नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। उस समय स्कूल कॉलेजेस को बायकॉट किया था स्टूडेंट्स और टीचर्स ने। उसके साथ साथ जो टाइटल्स दिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा उन्हें क्या कर दिया था, अच्छे से लोगों ने वापस कर दिया था। और लेजिस्लेचर्स का बायकॉट हुआ था। बड़े बड़े बॉनफायर्स बनाए गए थे, मतलब कि फॉरेन गुड्स का उसमें गद्दी बनाई गई थी और उस पर आग लगा दिया जा रहा था और पूरे कंट्री में हड़ताल और स्ट्राइक्स देखने को मिले थे। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे मेंशन करना था। अब देखिए, अब यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर के इंडियंस के क्या स्टेप्स थे ये आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो इसी प्रकार के वहाँ पे भी कुछ स्टेप्स हम लोगों को देखने को मिले थे स्टूडेंट्स की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने इरविन को 11 अपने डिमांड भेजे थे। ओके, बट वो फुलफिल नहीं हो पाया। तो गांधी जी क्या किए, साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकल गए थे 12 मार्च को। ओके, तो यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को ओपन चैलेंज कर दिया था। यहाँ पर भी सबसे बड़ा ये सेकंड मास मूवमेंट हो जाता है। यहाँ पर भी स्कूल और कॉलेजेस को बॉयकॉट किया जाता है, फॉरेन गुड्स को जलाया जाता है। पीजेंट्स जो है वो बोलते हैं कि हम लोग टैक्सेस को पे नहीं करेंगे और फॉरेन गुड्स हम लोग नहीं बेचेंगे। ओके, और जो मेनली लिक्विड शॉप्स था उसे पिकेट किया गया था। ओके, एंड यहाँ पर जो मेनली अब्दुल गफ्फार खान थे उन्होंने क्या किया था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में रिवोल्ट को लेड किया था। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि युद्ध को रोकने की या फिर बोल सकते रिवोल्ट को रोकने की प्रयास तो किया था। ओके, और उन्होंने वायलेंट तरीके का इस्तेमाल किया था। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जैसे कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को क्या कर लिया गया था, उस टाइम पे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। ओके, इस बात का लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ओके, अब नेक्स्ट दिया गया है डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को 5 फीचर्स बताने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब आप लोगों के क्वेश्चन में भी पीछे वाले क्वेश्चन में भी कुछ दे दिए गए थे, जैसे डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, तो 5 आप लोगों को यहाँ पे लिखने थे। पाँचों बहुत ज़्यादा ईजी, अब छोटे छोटे लिख क्या लिख सकते थे, डिफाइंस द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। उसके साथ साथ ये लिख सकते थे इंश्योर्स दैट माइनॉरिटी ग्रुप्स आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ बेनिफिट्स अवेलेबल टू द मेजॉरिटी ग्रुप, गार्ड्स आवर नेशनल इंटरेस्ट। छोटे छोटे लिखे को पूरा मार्क्स मिल जाता। आप लोगों को बुक में भी ये आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज रियल पावर इन दिस कंटेक्स्ट हाईलाइट द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आप लोगों को बोला जाता है यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर का मिल लेवल को क्या क्या फंक्शन होता है, आप लोगों को बताना है। ओके, चैप्टर 19 से ये क्वेश्चन आया हुआ है, चैप्टर 19 द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर का बताना था। ओके, प्रेसिडेंट का नहीं, प्राइम मिनिस्टर का क्या
क्या पावर एंड फंक्शंस होता है ये आप लोगों को बताना था। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करते हैं, उसके साथ साथ कैबिनेट एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मीटिंग में भी वो जाते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, ओके, और प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं और ताकि लोकसभा को रिजॉल्व किया जा सके उससे पहले भी ज़रूरत पड़े तो। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट को इस चीज़ के लेकर भी बोल सकते हैं हम लोग कि वो एडवाइस करते हैं कि कौन कौन चेयरमैन होगा यूपीएससी का, ओके, ऑडिटर जनरल हो गया, फिर एम्बेसडर किसको बनाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। ये 5-6 फंक्शंस आपको लिख देने थे यहाँ पे, आपको पूरा मार्क्स मिल जाता। आगे क्या गया है एज द हेड ऑफ स्टेट। अब आपको क्या करना है, अब आप लोगों को यहाँ पर प्रेसिडेंट के 5 अच्छे यहाँ पर आप लोगों को फंक्शंस बताने थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर का थोड़ा ज़्यादा इजी था, बट यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं 5 अच्छे फंक्शंस बताने होंगे एग्जीक्यूटिव एज अ एग्जीक्यूटिव, ओके। एग्जीक्यूटिव में कौन सा रोल प्ले करते हैं प्रेसिडेंट, ये आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना था, ओके। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बताना था कि जो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं वो उन्हीं के नाम पर लिए जाते हैं। उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, तो गवर्नर हो गए, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर्स हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं की तरह अपॉइंट किए जाते हैं। उसके साथ साथ जो मेनली ऑडिटर जनरल ये सब जो होते हैं इंडिया के वो उन्हीं की तरह किए जाते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर को, फाइनेंस कमीशन के मेंबर को अपॉइंट करते हैं और वो सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडिया के डिफेंस फोर्स का। तो ये 5 पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन करने थे। 5 पॉइंट 5 नंबर सीधा याद रखिएगा, मैंने को पहले भी कहा था 5 पॉइंट 5 नंबर, ये आपने सही लिखा है। तो आगे देखिए यहाँ पे मैप दिया गया है, आप लोगों को एक रीजन हाई रेनफॉल का दिखाना था अफ्रीका में, मैंने मैप करवा दिया है एक सेपरेट वीडियो में, सब लोग मैप का वीडियो देख लीजिएगा, ओके। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैप का वीडियो का लिंक दिया गया है, सब लोग मैप का वीडियो देख लीजिएगा। आपको एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट वहाँ पे बताना था, और यहाँ पे मेडिटेरियन फॉरेस्ट यूरोप में कहाँ पे था और एशिया में कौन सा रीजन लो रेनफॉल वाला है ये आपको दिखाना था। उसके बाद आप लोगों को विजुअली चैलेंज के लिए दिया गया, ये छोड़ देते हैं हम लोग। हाँ, अब इपिक सेंटर क्या था 1857 के रिवोल्ट का, और एक ऐसा जगह जहाँ पे कांग्रेस और मॉडरेट्स, कांग्रेस का 2 भाग हो गया था, मॉडरेट्स और रेडिकल्स वो स्प्लिट हो गए थे, ये आप लोग को यहाँ पे दिखाना था, ओके। तो आप लोग स्टूडेंट्स इन दोनों का कम से कम आंसर, इन दोनों का आंसर लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख करके बताइएगा कि आप लोगों ने इसका आंसर क्या किया था, ओके। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट में। हमारा ये सॉल्यूशन जो कंप्लीट हो गया, मैंने आपको 2 पार्ट्स में 60 के पेपर का सॉल्यूशन दिया है। पहले पार्ट में क्वेश्चन 25 तक एंड आज के इस पार्ट में 26 से किए हैं आगे तक, ओके, लास्ट तक। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स आपका कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।